हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्विक सॉल्यूशन फॉर उत्तराखंड एलटी एंड डीएसएसबी। तो फ्रेंड, आज हम लेके आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक इसको शेयर कीजिए। और इसी प्रकार के कंटिन्यू वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के जो है अपने बेल आइकन को दबा लीजिए और उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो जो है कंटिन्यू उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है ना फ्रेंड? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस टॉपिक के अंतर्गत इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा, क्रियात्मक अनुसंधान का इतिहास और प्रयोग, और क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र, क्रियात्मक अनुसंधान के जो स्टेप्स होते हैं, चरण, और साथ ही साथ डिस्कशन करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ। तो बहुत बड़ी अच्छी ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों तक शेयर अवश्य कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान जिसको एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है, तो इस पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। ठीक है ना? तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना। तो जहाँ से अनुसंधान वर्ड से क्लैरिफाई हो रहा है कि अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना। तो यानी कि मौलिक समस्याओं, जो हमारे मूल समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करना होता है, और साथ ही साथ जो नए तथ्य हैं उन नए तथ्यों की खोज करना, उसको क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट फ्रेंड, जीवन सत्य की स्थापना करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, ये सब एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है। यानी कि जीवन सत्य की स्थापना करना और साथ ही साथ जो नवीन सिद्धांत हैं, नए नए जो सिद्धांत हैं उनको जो है खोज करना। ठीक है, उनका प्रतिपादन करना, उनकी खोज करना। अनुसंधान का एक सोद्देश्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव ज्ञान में वृद्धि की जाती है। तो ये अनुसंधान क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, और इस किसी न किसी उद्देश्य से अनुसंधान किया जाता है और उसके लक्ष्य को प्राप्त भी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड? तो इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय के शिक्षक होते हैं, प्रधानाध्यापक होता है, और प्रबंधक होता है, निरीक्षक होते हैं। ये स्वयं ही होते हैं। तो इतने लोग इसमें जो है, क्योंकि एक्शन रिसर्च जो है ये विद्यालय से रिलेट करता है, तो इसमें जो विद्यालय के शिक्षक एक्शन रिसर्च इनकी क्रियात्मक अनुसंधान में भाग लेते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, विद्यालय के प्रबंधक होते हैं, और जो निरीक्षण करते हैं। तो वो सारे जो है एक्शन रिसर्च के अंतर्गत जो है एक्टिव रहते हैं, क्योंकि यही जो है समस्याओं को समझते हैं और समस्याओं का समाधान भी करते हैं और नई तकनीक को विकसित करते हैं। ठीक है फ्रेंड? इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य विद्यालय की कार्यप्रणाली में संशोधन कर सुधार लाना होता है। तो जो एक्शन रिसर्च है, जो अनुसंधान है, उसका उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय की जो एक्टिविटी चल रही है, जो क्रियाशीलता जो चल रही है, तो क्रियाकलाप उसमें चलते हैं, उन पे उस क्रिया प्रणाली को संशोधन करना, यानी कि जो कमियां उनको सुधार करना, और उसमें नई तकनीकी को लाना। ठीक है? क्रियात्मक अनुसंधान में संपादित करने में शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक और निरीक्षक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो सभी के सभी इसमें एक साइंटिफिक थॉट के साथ चलते हैं, और उस साइंटिफिक थॉट के आधार पर ही वो रिसर्च करते हैं। ठीक है ना? तो इसका नाम ही एक्शन रिसर्च है। आप समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें होना जरूरी है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें नहीं होता है, साइंटिफिक थॉट नहीं होते हैं, तो इट मीन्स वो फिर उसमें नई जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, तो नई खोज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक और निरीक्षक जो है इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं और अनुसंधान के अंतर्गत तत्कालीन प्रयोग पर अधिक बल देते हैं। तो उसी समय इंस्टेंटली उस पर प्रयोग किया जाता है और उस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड? आगे बढ़ते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही, उत्पादक वो होते हैं जो उसको जो उसके उत्पादन करते हैं, इनको उसको शुरुआत करते हैं, और उपभोक्ता वो होते हैं जो जो उसको यूज करते हैं। ठीक है ना? तो उपभोक्ता भी शिक्षक ही होते हैं और उत्पादक भी शिक्षक ही, खुद ही उसको उत्पन्न कर रहे हैं और खुद ही उस पर जो है कार्य करते हैं। ठीक है ना? तो स्वयं ही शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक और निरीक्षक, यही इसमें जो है उत्पादक भी होते हैं और यही इसका उपभोक्ता भी होते हैं। ठीक है? वीवी कामत ने अपने एक लेख में जो है भारत में अनुसंधान के कुछ क्षेत्रों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार के हैं। तो उन्होंने अपने जो वीवी कामत हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने एक लेख में कहा है कि अनुसंधान रिसर्च पर, भारत में होने वाली रिसर्चों पर उन्होंने एक लेख लिखा है। भिन्न भिन्न भाषाओं में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों का शब्द भंडार,
भारत में पब्लिक स्कूल, भाषा सीखने में भूलें, विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की ऐच्छिक क्रियाएं। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत क्या क्या हो सकती हैं करके कहा है उन्होंने कहा है कि विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए शब्द भंडार क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से विभिन्न आयु के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, क्या उनके लेवल के शब्द हो सकते हैं। भारत में पब्लिक स्कूल की स्थिति पर उन्होंने रिसर्च किया है, भाषा सीखने में जो भूल होती है उसको, और विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की ऐच्छिक क्रियाएं। ठीक है, विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की लंबाई, भार, अन्य शारीरिक लक्षण, भूगोल एवं इतिहास का अध्यापन पद्धतियाँ शामिल हैं। तो ये वीवी कामत के अनुसार जो है ये इनके द्वारा ये कहा गया है कि शारीरिक लक्षण, भूगोल, इतिहास की अध्यापन पद्धतियाँ इसके अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए कि आखिर इसका अर्थ क्या है। विद्यालय के अब क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की जो मुख्य परिभाषा है, विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाना, यही क्रियात्मक अनुसंधान है। क्योंकि प्रत्येक विद्यालय के अंतर्गत कुछ न कुछ, या तो वहाँ के प्रबंधन में कोई न कोई कमी होगी, या वहाँ विद्यालय प्रधानाचार्य के द्वारा मैं स्कूल को चलाने में कोई न कोई कमी होगी, या अध्यापकों में कोई न कोई कमी हो जाती है और बच्चों तक वो चीज़ एक्यूरेट तरीके से नहीं पहुँच पाती। तो उन कमियों को ढूंढना और फिर उसका समाधान करना, यही क्रियात्मक अनुसंधान है। ठीक है फ्रेंड। तो विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपने विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाना ही क्रियात्मक अनुसंधान होता है। ठीक है फ्रेंड, यही एक्शन रिसर्च कहलाता है। ठीक है। तो विद्यालय के व्यक्तियों द्वारा ही विद्यालय की कमियों को ढूंढना और फिर उसका समाधान करना, उसमें सुधार लाना, यही क्रियात्मक अनुसंधान है। इसी को एक्शन रिसर्च कहा जाता है। अब जो है क्रियात्मक अनुसंधान से निरीक्षक अपने प्रशासन में, प्रबंधक विद्यालय की व्यवस्था में, प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के संचालन में और शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकता है। तो देखिए, आपको पता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत कौन कौन से एक्टिव रहते हैं। एक तो शिक्षक होते हैं और प्रधानाध्यापक होते हैं, विद्यालय का प्रबंधक होते हैं और जो विद्यालय के निरीक्षक होते हैं। वो चार लोग इसके अंदर क्रियात्मक अनुसंधान के मुख्य जो है सहभागिता निभाते हैं। अब होता क्या है, जो विद्यालय का जो क्रियात्मक अनुसंधान है उससे क्या सुधार होता है। देखो, निरीक्षक अपने प्रशासन में, अपनी प्रशासन व्यवस्था में सुधार करता है। प्रबंधक जो होते हैं वो विद्यालय की व्यवस्था में सुधार करते हैं। प्रधानाचार्य अपने विद्यालय को संचालित अच्छे से करते हैं और संचालन व्यवस्था में फोकस करते हैं। और साथ ही साथ जो है शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में सुधार करते हैं। तो सारे के सारे देखो, निरीक्षक ने क्या किया, अपने प्रशासन को सुधार किया। प्रबंधक ने क्या किया, विद्यालय की व्यवस्थाओं को सुधारा, यानी कि जहाँ कोई कमी थी उसको सुधार किया। प्रधानाचार्य क्या करते हैं, अपने विद्यालय के संचालन में सुधार करते हैं। और एक शिक्षक क्या करते हैं, वो अपने शिक्षण कार्य में सुधार करते हैं। यही तो क्रियात्मक अनुसंधान है, यही आपका एक्शन रिसर्च होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। अब क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। जैसे मैकग्रेथटे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार और विकास लाना होता है। तो मैकग्रेथटे के अनुसार ग्रेथटे कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया होती है जिसका उद्देश्य व्यक्ति समूह की क्रियाओं में रचनात्मक तरीके से सुधार करके और उसमें विकास करना होता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये होता है क्रियात्मक अनुसंधान। तो मैकग्रेथटे ने क्या कहा, क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार और विकास लाना होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है वह है स्टीफन एम कोरे के अनुसार। तो स्टीफन एम कोरे की तो बहुत परिभाषा है मनोविज्ञान के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं ये, जो हर बार क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। तो स्टीफन एम कोरे के अनुसार शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है। तो कार्यकर्ताओं द्वारा जो अनुसंधान किया जाता है उसको क्या कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर ये हो रहा है तो इसका नाम एक्शन रिसर्च है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो स्टीफन कोरे ने कहा शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। तो कितनी सिंपल डेफिनेशन दी है स्टीफन एम कोरे ने। उन्होंने ये कहा कि शिक्षा के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा जो किया जाने वाला ऐसा खोज है, यानी कि ऐसा अनुसंधान है जिससे वो अपने कार्यों में सुधार कर सकें। ठीक है। और थर्ड आपका है रिसर्च एजुकेशन के अनुसार। देखिए, रिसर्च एजुकेशन के द्वारा भी इम्पोर्टेंट होता है आपके इस टाइप के एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपके डेफिनेशन जिनके द्वारा दी जाती है तो वो जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है।
जैसे आप मनोविज्ञान के आप NCF 2005 इसके अनुसार भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसके अनुसार भी जो चीज़ें हैं तो उसमें भी उनको भी याद करना जरूर, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो यह है। तो रिसर्च एजुकेशन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। तो एक व्यक्ति के द्वारा, इन्होंने एक व्यक्ति विशेष पर बात कही है, एक व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिक उत्तम प्रकार से जो नई खोज करता है, अधिक उत्तम प्रकार से अपने कार्यों को करने के लिए जो नई खोजें करता है और नया सुधार लाता है, उसको एक्शन रिसर्च कहते हैं, ठीक है। अच्छा, गुड के अनुसार क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। तो गुड ने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए, तो शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों, प्रबंधक, ठीक है ना, प्रधानाचार्य, इनके द्वारा अपने क्या किया जाता है, अपने अपने कार्यों में गुणात्मक उन्नति, यानी कि उनके क्वालिटी को सुधारने के लिए जो भी नई खोज की जाती है उसको उसको कहते हैं, उसको एक्शन रिसर्च इन्होंने कहा है, ठीक है, क्रियात्मक अनुसार। तो गुड के अनुसार गुड, तो आप समझ सकते हैं गुणात्मक चेंज यानी कि वेल चेंजेज, और गुड के अनुसार वेल गुड एक ही चीज़ है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन याद करना बहुत आसान हो गया, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट आता है मौले के अनुसार। अब देखो मौले क्या कहते हैं। मौले कहते हैं शिक्षक के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं में से अनेक तत्काल ही समस्या समाधान चाहती हैं, ठीक है। तो शिक्षक के समक्ष जो उपस्थित होने वाली समस्याएं, क्योंकि एक शिक्षक के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बात बिल्कुल सही है, आप समझ सकते हैं अध्यापक होने के नाते, और उन समस्याओं में से अनेक तत्काल ही समाधान चाहती हैं। मौके पर किए जाने वाले ऐसे अनुसंधान जिनका उद्देश्य तात्कालिक समस्या का समाधान करना है, उसी को कहते हैं एक्शन रिसर्च। यानी कि इन्होंने क्या कहा, इन मौले ने कहा कि मौके पर ही, यानी कि सही समय पर तत्काल जो उसका समाधान है वो किया जाए, तो उसको कह देते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। कोई भी समस्या आती है और उसका तत्काल समाधान कर देना, उसी मौके पर ही समाधान कर देना जो है उसका एक्शन रिसर्च कहलाता है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो ये कौन कहते हैं? मौले कहते हैं। तो मौले ने मौके पर ही, यानी कि उसी समय इंस्टेंट, मौले ने क्या कहा? मौके पर ही अनुसंधान कर दो, मौके पर ही उसका उपाय कर दो। तो बहुत अच्छा है, इसको भी याद करना बहुत सरल है कि उसी मौके पर उस समस्या का समाधान कर दो। तो मौले कहते हैं कि मौके पर ही समाधान कर दो। तो बहुत अच्छे इनकी जो है क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा इनकी बहुत आसान तरीके से याद की जा सकती है, ठीक है। गुड ने तो कहा गुणवत्ता में सुधार करना, और मौले ने कहा मौके पर ही सुधार कर देना, ठीक है ना। तो ये है। अब चर्चा करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का जो इतिहास है वो क्या है, किस तरीके से डेवलप होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का इतिहास पर। क्रियात्मक अनुसंधान वर्तमान जनतांत्रिक युग की देन है। इसे प्रतिपादित करने का श्रेय अमेरिका को जाता है, ठीक है। तो अमेरिका ने इस पर सबसे ज़्यादा किया है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में कोलियार द्वारा किया गया था। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसने किया था? अमेरिका में कोलियार द्वारा किया गया था। इसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेविन ने किया था 1964 में, ठीक है। उसके बाद लेविन ने सबसे पहले, तो अमेरिका ने को इसका क्रेडिट जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान का एक्शन रिसर्च का क्रेडिट किसको जाता है? अमेरिका को जाता है। और अमेरिका ने जो है इस पर डिस्कशन किया सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अमेरिका में कोलियार द्वारा इसका प्रयोग किया गया है क्रियात्मक अनुसंधान का। और उसके बाद 1964 में मानव संबंधों को बेहतर करने के लिए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान प्रयोग की सिफारिश की गई थी। किसने किया था इसको? लेविन ने, ठीक है। सर्वप्रथम जो है क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो लेविन ने किया था, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लेविन ने 1964 में। लेकिन अमेरिका ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ एक्शन रिसर्च किए और जिससे उन्होंने अपने युद्ध प्रणाली में सुधार किया, ठीक है फ्रेंड। तो यह है। अब अमेरिका के राइटस्टोन, थोड़ा इसको भी समझते हैं। अमेरिका के राइटस्टोन ने पाठ्यक्रम ब्यूरो के कार्यों के विवरण में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया, और इसी प्रकार टूबा और ब्रेडी और रॉबिन्सन ने समस्या समाधान के रूप में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रमुखता प्रदान की थी, ठीक है। तो अमेरिका के राइटस्टोन ने पाठ्यक्रम ब्यूरो के कार्यों के विवरण में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया था। तो पाठ्यक्रम ब्यूरो तो एजुकेशन से रिलेटेड ही इन्होंने भी किया था। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय स्टीफन एम कोरे को है। तो सबसे पहला क्रेडिट जो है क्रियात्मक अनुसंधान को स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय जाता है वो स्टीफन एम कोरे को जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहला नाम स्टीफन एम
कोरे। तो डेफिनेशन भी इनके हम पढ़ चुके हैं। तो स्टीफन एम कोरे ने भी ये कहा था कि एक शिक्षक, अध्यापक, प्रबंधक और प्रधानाचार्य और निरीक्षक के द्वारा अपने कार्यों में जो परिवर्तन किया जाता है उसको ही क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है ना। तो 1953 में कोरे की पुस्तक विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रकाशन हुआ, जिसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान को लोकप्रियता तेजी से बढ़ गई। तो ये लोकप्रियता तो बढ़ नहीं थी, क्योंकि अनुसंधान करके नई चीज़ें आती हैं और उसमें सुधार होता है, कोई भी समस्या में समाधान होता है, उसका सुधार होता है। तो ये लोकप्रियता इसकी बढ़ती गई। तो कोई भी नई चीज़ आती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो ही जाती है। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं। भाई एक्शन रिसर्च करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है। तो विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना तथा विकास करने में इसका उपयोग होता है। तो सबसे पहला उद्देश्य है विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना है और उसमें विकास करना। ठीक है। दूसरा, छात्रों तथा शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना। देखो, प्रजातंत्र के वास्तविक विकास करना तो समाज के लिए ही सारी चीज़ें होती हैं। तो उस प्रजातंत्र को महत्व देना और प्रजातांत्रिक रूप से अपनी बातों को कहने की छूट। ठीक है ना। ये चीज़ छात्रों और शिक्षकों में आपस में। ठीक है। तो लोकतांत्रिक शासन जिसको कहते हैं, जिसमें राजतंत्र ही नहीं होता, लोकतंत्र, यानी कि उसमें सभी लोग जो है आपस में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर सकते हो। तो अध्यापक और शिक्षक के बीच भी इसमें क्या होना चाहिए, एक कोरिलेट होना चाहिए आपस में, यानी कि वो फ्रीली अपनी बातों को कह सकें। तो यही प्रजातंत्र को वास्तविक रूप विकास करना ही क्रियात्मक अनुसंधान का मेन कार्य है। तो आप आज के समय में तो बाल मैत्रीपूर्ण परीक्षाएं हो रही हैं, बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षा है। तो अध्यापक अपने आप ही बच्चों के साथ बिल्कुल फ्री रहते हैं और ज़्यादा बच्चों को भी प्रेशर नहीं रहता, तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से बोल देता है। तो पढ़ाई का स्तर इससे बढ़ रहा है ना। तो ये है। उसके अलावा तीसरा है विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक और निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो तीसरा इसका जो विद्यालय के कार्यकर्ताओं हो गया, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षकों में क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना इसका उद्देश्य है। उसके अलावा इसका उद्देश्य है विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कार्यकौशल का विकास करना। ठीक है ना। विद्यालय में जो कार्यकर्ता हैं उनके कार्यकौशल को डेवलप करना। तो ये हैं सभी में जो है कहीं ना कहीं चेंजेस इससे होते हैं। तो ये इसका उद्देश्य होते हैं। अगला उद्देश्य है शैक्षिक प्रशासकों तथा प्रबंधकों को विद्यालयों को की कार्य प्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन के लिए सुझाव देना। तो जो विद्यालय की व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करके सुझाव दिया जा सकता है कि भाई यहाँ पर अगर आप इसकी जगह ऐसा करेंगे तो इससे ये बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना। तो ये एक्शन रिसर्च का फ़ायदा है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का फ़ायदा है। विद्यालय की परंपरागत रूढ़िवादिता तथा यांत्रिक सुझाव देना। ठीक है। तो अगर विद्यालय में जो परंपरागत रूप से चल रही हैं और उन पर भी अपने सुझाव क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा दिया जाता है। विद्यालय के कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाना। तो विद्यालय में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बहुत ताकतवर बनाना है, यानी कि उनको एनर्जी देना और उन एक्टिविटी को प्रभावशाली बनाना, जिससे बच्चे अच्छी तरीके से गेन कर सकें, यानी कि जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको ध्यान अच्छे से गेन कर सके। ठीक है। उसके अलावा छात्रों के निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना, यानी कि छात्रों में जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, यानी कि उनके जो जो समझने की क्षमता है उसका क्या करना, उनका विकास करना। उसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान को विद्यालय की कई कारण कार्य प्रणाली के अधोलिखित क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो किन किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, कक्षा शिक्षण विधियां और युक्तियों में सुधार लाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री जिसकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा छात्रों की अभिरुचि, उनका ध्यान, उनकी तत्परता और उनकी जिज्ञासा वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो छात्रों की अभिरुचि पर ध्यान देने के लिए, उनके तत्परता को, उनके बच्चों का ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले गृह कार्यों की प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो गृह कार्य दिए जाते हैं उन गृह कार्य को भी प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा छात्रों के अनुसंधान संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों, छात्रों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान को विद्यालय के अंतर्गत जो है अन्य भी बहुत सारे कार्य होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा। ठीक है। उसके अलावा जो है भाषा शिक्षण में जो है
भाषा शिक्षण में वर्तनी और वाचन समस्याओं के लिए, भाषाई शुद्धि के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। छात्रों की अनुपस्थिति क्यों हो रही है उस पर सुधार करने के लिए, विद्यालय विलंब से आने की समस्याओं के समाधान के लिए, छात्रों एवं शिक्षक संबंधी समस्याओं के छात्रों में परस्पर आदान प्रदान की समस्याओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बहुत नॉर्मल सी बातें हैं फ्रेंड्स, ये जो आप अमूमन जानते हैं कि हर बच्चे में विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक और अध्यापक के भी समस्याएं आती रहती हैं, चाहे शिक्षक के शिक्षण विधियों में हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बच्चे के समझने में हो, चाहे बच्चे की स्कूल उपस्थिति में हो, चाहे उसके द्वारा जो है टीचर के साथ अपने डिबेट करने में हो, या कोई भी हो, इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में ही क्रियात्मक अनुसंधान जो है प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में छात्रों के नकल करने की समस्याओं के समाधान करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे वो हैं जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्रियात्मक अनुसंधान के जो स्टेप होते हैं, यानी कि क्या इसके चरण होते हैं, कैसे क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए आपको एक्शन रिसर्च के लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला, समस्या का चयन करना, यानी कि क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम पर हमने खोज करनी है, उस प्रॉब्लम का चयन करना। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है। एक प्रकार की समस्या पर हम पहले एक्शन रिसर्च करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसको कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। उसके बाद जो समस्या है उसके लिए उपकल्पना का निर्माण करना, यानी कि उपकल्पना का मतलब होता है फ्रेंड कि हमें क्या करने से इसका उपाय मिल सकता है। ठीक है ना, आप सबसे पहले इमेजिन तो करोगे कि हाँ यार, यहाँ से अगर हम ऐसा करेंगे तभी तो इसका ये होगा, तभी इसका हम सही परिणाम पर पहुँच सकते हैं। तो उपकल्पना का निर्माण करना। तथ्य संग्रहण की विधियाँ, ठीक है ना, तथ्य संग्रहण को उसके तथ्यों को जमा करना होता है, तथ्यों का संकलन करना होता है, तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण करना होता है। ठीक है, उस पर हमें विश्लेषण भी करना होता है कि, और उसके बाद तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालना होता है, और निष्कर्ष निकलने के बाद फिर उसका सत्यापन किया जाता है, और फिर उसके बाद परिणाम उसके निकाले जाते हैं लास्ट। ठीक है, तो ये होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के 8 स्टेप्स। ठीक है, 8 चरण। ठीक है, तो ये तो हैं क्रियात्मक अनुसंधान के 8 चरण। लेकिन अब इसमें एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के 7 ही चरण बताए हैं। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान के 7 चरण बताए हैं एंडरसन ने। ठीक है, एंडरसन ने। तो पहला सोपान है समस्या का ज्ञान, यानी क्रिया अनुसंधान का पहला सोपान जो है समस्या का ज्ञान है कि आखिर समस्या क्या है। तो देखो ऊपर भी आपने देखा था समस्या का ज्ञान सबसे पहला चरण उसमें भी है। विद्यालय में उपस्थित होने वाली समस्या को भली भांति समझना, यह तभी संभव है जब विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और आदि उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। ऐसा करके ही वे वास्तविक समस्या को समझकर अपने कार्य में सुधार करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो समस्या का जजमेंट करना जरूरी है, समस्या की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी समस्या हमारे पास मेन है जिसको हमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसमें विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाचार्य और सभी शिक्षकों को सम्मिलित रूप से इस पर डिस्कशन करनी होती है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा स्टेप है कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श। तो ये कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श दूसरा इसका स्टेप है। क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा सोपान है समस्या का भली भांति समझने के बाद इस बात पर विचार करना कि उसके कारण क्या हैं और उसका समाधान करने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने होंगे। तो किसी समस्या को तो समझ गए, उससे तो समस्या का ज्ञान हो गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, प्रस्तावों पर विचार विमर्श, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि उसके सोपान मतलब उसके प्रस्ताव पर विचार विमर्श, यानी कि उस पर पहले डिस्कशन होगी और पूरे विचार विमर्श के बाद ही फिर उस पर जो है सभी अपने ओर से तर्क वितर्क देते हैं। ठीक है, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक आदि इन कार्यों में संबंध में अपने अपने प्रस्ताव व सुझाव देते हैं। इसके बाद वे अपने विश्वासों और सामाजिक मूल्यों, विद्यालय के उद्देश्यों आदि को ध्यान में रखकर उन पर विचार विमर्श करते हैं। तो सभी के विचार विमर्श लिए जाते हैं इसमें विद्यालय के अंतर्गत। उसके बाद फिर उस पर जो है फिर उस पर फाइनल निर्णय की ओर पहुंचने के लिए आगे कार्य होता है। तृतीय सोपान में है योजना का चयन तथा उपकल्पना का निर्माण। तो उसके बाद योजना का चयन किया जाता है। तो अनुसंधान का तीसरा सोपान है योजना जो है या योजना का चयन और उपकल्पना का निर्माण करना। ठीक है, विचार विमर्श के फलस्वरूप समस्या समाधान करने के लिए एक योजना का चयन किया जाता है और उसके लिए उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। इसके लिए विचार विमर्श करने वाले सब व्यक्ति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं और उपकल्पना में 3 बातों का सविस्तार वर्णन किया जाता है। नंबर फर्स्ट, समस्या का समाधान करने के लिए अपनाई जाने वाली योजना। ठीक है, दूसरा है योजना का परीक्षण करना और तीसरा है योजना द्वारा
प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य। ठीक है, तो ये 3 हैं क्रियात्मक अनुसंधान के तीसरे स्टेप के अंतर्गत। योजना का चयन और उपकल्पना का निर्माण जब किया जाता है तो उसके लिए क्या चीज़ों पर चर्चा करें। तो समस्या समाधान के लिए अपनाई जाने वाली योजना का तैयार की जाती है, और फिर योजना पर परीक्षण किया जाता है, और उसके बाद योजना द्वारा प्राप्त किए जाने वाला उद्देश्य। तो इन पर चर्चा इसके अंतर्गत होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये है नंबर 4 हमारा जो है 4 नंबर पे है जो एंडरसन के अनुसार 4 नंबर पर सोपान है तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण। ठीक है, तो तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण, यानी कि किस तरीके से तथ्य का संग्रह किया जाए। तो क्रियात्मक अनुसंधान का चौथा सोपान है योजना को क्रियान्वित करने के बाद तथ्यों या प्रमाणों का संग्रह करने की विधियां निश्चित करना। ठीक है, तो प्रमाण उसमें तथ्य उसमें जो है लिए जाते हैं, और उसके अलावा क्या किया जाता है, प्रमाणों का संग्रह किया जाता है। तो इनको संग्रह करके ही इसमें आगे क्रियान्वित किया जाता है। इन विधियों की सहायता से जो तथ्य संग्रह किए जाते हैं उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि योजना का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जो तथ्य संग्रह किए जाएंगे, जो भी जो है इसके अंदर प्रमाण, जिन तथ्यों और प्रमाणों को एकत्रित किया जाता है, उन एकत्रित किए गए प्रमाणों से ही अनुमान लगाया जाता है कि इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि हम जिस योजना पर कार्य कर रहे हैं उस योजना पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो था हमारे चौथा सोपान। पांचवा सोपान इसके अंतर्गत है योजना का कार्यान्वयन व प्रमाणों का संकलन करना। अब देखिए, प्रमाणों का योजना का कार्यान्वयन करना, क्रियात्मक अनुसंधान का पांचवा सोपान निश्चित की गई योजना को क्रियान्वित करना और उसकी सफलता और असफलता के संबंध में प्रमाणों और तथ्यों का संकलन करना। योजना संबंधित सभी व्यक्ति चौथे सोपान में निश्चित की गई विधियों की सहायता से तथ्यों का संग्रह करते हैं। ठीक है फ्रेंड, वे समय समय पर एकत्र होकर इन तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करते हैं। भाई जो भी उसमें सहभागिता करेंगे उस क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत, वो क्या करते हैं, इन जो तथ्यों और प्रमाणों को एकत्रित किया जा रहा है उन तथ्यों प्रमाणों पर वो फिर से विचार विमर्श करते हैं, और उन विचार विमर्श के बाद इसके आधार पर योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं। भाई पूरी मीटिंग बैठेगी और उसके आधार पर जो है सभी के विचार आएंगे उन तथ्यों पर जो प्रमाण उन्होंने एकत्रित किए हैं, और उन प्रमाणों पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसमें से देखे जाएंगे, और उनमें से जो है फिर उसके आधार पर जो है योजना के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। जो पहले से बनी हुई योजना है उसमें परिवर्तन किया जाता है फ्रेंड। ठीक है ना। अगला है छठा सोपान, तथ्यों के आधारित निष्कर्ष। अब जो तथ्य हमें प्रमाण जो प्राप्त हुए थे, जो तथ्य प्राप्त हुए थे, उन पर आधारित निष्कर्ष निकाला जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो छठा सोपान है योजना की समाप्ति के बाद संग्रह किए गए तथ्यों या प्रमाणों से निष्कर्ष निकालना। ठीक है, जो तथ्य संग्रह किए गए हैं, जो तथ्य, उन संग्रह किए गए तथ्यों और उन प्रमाणों के आधार पर जो है इसमें निष्कर्ष निकाला जाता है। ये था आपका छठा सोपान। ठीक है, निष्कर्ष की ओर पहुंचना। सातवां सोपान है दूसरे व्यक्तियों को परिणामों की सूचना देना। ठीक है ना। और क्रियात्मक अनुसंधान का सातवां अंतिम सोपान है दूसरे व्यक्तियों को योजना और परिणामों की सूचना देना, यानी कि जो योजना बनाई थी और जो परिणाम निकले थे उनकी सूचना दूसरे व्यक्तियों को देना। ये इसका एंडरसन के अनुसार सातवां सोपान है। तो एंडरसन ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से क्या चीज़ किया जा सकता है। अब फाइनली हम पहुँचते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ क्या होते हैं फ्रेंड। ठीक है ना। तो क्रियात्मक अनुसंधान तो एक बहुत बड़ी बात है, इसके लाभ तो बहुत सारे होंगे। ठीक है ना। क्या क्या लाभ होते हैं, इससे शिक्षक अपनी कक्षा के वातावरण में अपनी कार्य प्रणाली में सुधार तथा प्रगति करता है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान के जो लाभ हैं, एक तो सबसे पहले क्या होता है, इससे शिक्षक अपनी कक्षा के वातावरण में परिवर्तन कर देते हैं और अपनी कार्य प्रणाली में भी सुधार करते हैं और प्रगति कर सकते हैं। ठीक है,